और अब हम आगे बढ़ेंगे। गौरक्षा के नाम पर देश के कई हिस्सों में हुई मारपीट की वारदातों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दखल दिया है और बेहद ही सख्त लहजे और साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि गौ रक्षक का चोला पहनने वाले ज्यादातर लोग अपराधी हैं। उन्होंने राज्यों से कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। गौरक्षा के नाम पर ऐसी ही गुंडागर्दी की वारदातों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी दखल देनी पड़ी है। और जब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोले तो गौरक्षा की आड़ लेने वाले अपराधियों को बेनकाब भी कर गए। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ और बिना लाग लपेट वाला था। तो गायों की रक्षा और सही मायने में गौ भक्ति का पाठ भी पढ़ा गया। सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। आपको जानकर के हैरानी होगी जी, गाय कूड़े कचरे में प्लास्टिक खा जाती है और उसका परिणाम होता है कि गाय मर जाती है। अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे, तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। प्रधानमंत्री ने गाय के मुद्दे पर एक लकीर खींच दी, लेकिन विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका अब भी नहीं छोड़ना चाहता। क्या ये सब को गाय से भैंस से कोई मतलब नहीं है कि 5 गो जो हैचरी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बीफ सप्लायर भारत बन गया है, अब गुजरात में है। इलेक्शन के समय भी हमने कहा था कि ये मल्टीनेशनल जो को दिया है इजाज़त, पहले स्पष्ट करें ना नरेंद्र मोदी। गाय राजनीति की बहस में शुमार हुई थी। सवाल है कि पीएम के रुख के बाद क्या अब गाय के नाम पर बांटने की राजनीति थमेगी? तब जाकर के सेवा होगी। पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दावा किया है कि बठिंडा में बनने वाला एम्स अगले 45 महीनों में काम करना शुरू कर देगा। नड्डा के मुताबिक नए एम्स की स्थापना पर 9 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि बठिंडा एम्स 45 महीने के अंदर काम करना शुरू कर देगा, जहां मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यहां 750 बिस्तरों की क्षमता होगी। नए एम्स की स्थापना पर 9 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उसका टाइमलाइन 45 कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है। 45 मंथ्स में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। बठिंडा एम्स बन जाने के बाद पंजाब और आसपास के क्षेत्र के लोगों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब में कैंसर के मरीजों की सुविधा के लिए अलग से और भी सेंटर बनाए जाएंगे, ताकि उन्हें अपना इलाज कराने में ज्यादा सहूलियत हो सके। लोगों ने 20 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं 120 करोड़ की लागत से, और 50 टर्शरी कैंसर केयर सेंटर्स बना रहे हैं 45 करोड़ की लागत से। उसमें वी आर ट्राइंग टू गिव देम द बेस्ट फैसिलिटी। लेकिन इससे बड़ा प्रश्न ये है कि दिस इज समथिंग जिसमें हम बड़े स्केल में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बठिंडा में एम्स स्थापित किए जाने की घोषणा अगस्त 2003 में ही की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने हाल ही में अपनी मंजूरी दी है। नीतिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। देश भर में स्वच्छता के मामले में दूसरे नंबर पर रहने वाले चंडीगढ़ ने अब नंबर 1 पर आने की तैयारी कर ली है और उन कमियों को तलाश कर दूर किया जा रहा है जो चंडीगढ़ को रैंकिंग में आगे कर सकता है। ये तस्वीरें उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है जिसमें शनिवार को शहरी विकास मंत्रालय ने उन 500 शहरों के मेयर, निगम कमिश्नर और डीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, जिन्हें 2017 में खुद को स्वच्छता के पैमाने पर अव्वल साबित करना है। पिछली बार मैसूर ने बाजी मार ली थी और दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ रहा था, लेकिन इस बार चंडीगढ़ नंबर 1 आने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। चंडीगढ़ को इस बार नंबर 1 कैसे लाना है, इस पर मंथन चिंतन का दौर जारी है। इससे पहले हुए 2 सर्वे में चंडीगढ़ पहली बार में 21वें रैंक पर और दूसरी बार के सर्वे में दूसरे स्थान पर आ गया है और अब की बार चंडीगढ़ की कोशिश नंबर 1 बनने की है। देखिए, कंपटीशन हाई है, इसमें कोई दो मत नहीं और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। ये तीसरा साल है, इस साल कंपटीशन होगा। नए सिटीज भी आए हैं और पुराने सिटीज ने भी जमकर मेहनत की है, तो हम पूरी तैयार हैं कि इस बार हम कोशिश करेंगे कि दूसरे नंबर से पहले नंबर पे आ जाएं। स्वच्छता के मामले में चंडीगढ़ के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं, जिन्हें खुद मेयर अरुण सूद और निगम कमिश्नर बी पुरुषार्थ मान चुके हैं। शहर में अभी भी कई गांव और कई क्षेत्रों में लोग शौच के लिए खुले में जाते हैं, यानी इन क्षेत्रों में अभी तक शौचालय नहीं है। मेयर अरुण सूद की माने तो अभी भी चंडीगढ़ में 137 पब्लिक टॉयलेट की हालत ठीक नहीं है, जिन्हें जल्द ठीक किया जाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही अरुण सूद चंडीगढ़ के लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं ताकि चंडीगढ़ स्वच्छ शहरों की लिस्ट में टॉप पर आ सके। जो भी लोग इसमें सहयोग करना चाहेंगे, हम उनसे अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर इसको जन आंदोलन, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ये जन आंदोलन बने और ये सरकारी प्रोग्राम ना रहकर और इसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति ना हो, सिर्फ ये जन आंदोलन बनकर हम चंडीगढ़ को एक स्वच्छ सिटी के रूप में ले। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन चंडीगढ़ में अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ गंदगी है और लोग खुले में शौच करते हैं। हालांकि प्रशासन 2 अक्टूबर तक समस्या के समाधान का भरोसा दे रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार स्वच्छता के मामले में चंडीगढ़ टॉप पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो पाएगा। नीतिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। पठानकोट में व्यास के तेज बहाव के बीच फंसे 9 लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया है और हिमालय क्षेत्र में होने वाली भारी बारिश के चलते व्यास नदी में जल स्तर बढ़ गया है। ये लोग मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। इनके सामने मौत थी और ये बेबस थे। तेज पानी का बहाव इनकी धड़कनें बढ़ा रहा था। जरा सी देरी इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। उधर प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे। ये 9 लोग दरिया व्यास और चक्की के संगम पर बने टापू पर फंस गए थे। जब प्रशासन को इनके फंसे होने की जानकारी मिली तो प्रशासन पूरी तरह से लाचार दिखाई दे रहा था, जिसके बाद एयरफोर्स को सूचना दी गई और हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन आपके सामने हुआ और आपको बचाया गया, किस तरह से हुआ? ये कितने बजे का टाइम था? सर उस टाइम पे तो टाइम होगा 4 बजे का टाइम होगा सर, जिससे हमारे को पानी में से निकाला सर और हम पानी के बीच पूरे डूबे हुए थे। उस टाइम में हेलीकॉप्टर गया, उसने हमारे को बचाया सर। दरअसल हिमाचल क्षेत्र में होने वाली बारिश और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में हो रही बरसात के चलते ब्यास में पानी का स्तर काफी ऊंचा हो गया है। पानी का स्तर बढ़ने से अचानक ये लोग फंस गए थे, जिसके बाद इन्हें बचाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार इन्हें बचा लिया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां ब्यास का पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। सारे अपील कर रहे हैं, बेनती कर रहे हैं कि अपने अपने जो है छोड़ के किसी सुरक्षित थावां ते चल जाएं ताकि बेलोड़ा किसी को भी परेशान ना कि। पठानकोट के कई क्षेत्रों में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी बढ़ने से प्रभावित कई परिवारों ने घर छोड़ दिया है। इसके अलावा किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट।
यूपी के बुलंदशहर गैंगरेप मामले पर जहां एक तरफ सियासत लगातार हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर आ गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत स्वाभिमान मंच के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाला और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। सड़क पर उतरकर कैंडल मार्च निकाल रहे ये लोग उस परिवार की महिला और उनकी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं जो यूपी के बुलंदशहर में गैंगरेप का शिकार हुए थे। भारत स्वाभिमान संघ के सदस्यों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। भारत स्वाभिमान संघ के सदस्य कर्नल समीर द्विवेदी ने यूपी के मुख्यमंत्री समेत तमाम सियासी दलों के नेताओं पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को दिए गए मुआवजे को उस परिवार के साथ मजाक बताया। ना तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, ना ही बड़े बड़े कोई राष्ट्रीय दलों के नेता, कोई भी नहीं पहुंचा उस परिवार की मदद करने के लिए। हाँ, एक मजाक जरूर किया गया है, जो गलत परंपरा, जिस परिवार का सम्मान चला गया हो, जिसकी रातों की नींद चली गई हो, उसको आप पैसों से तोलते हैं और वो भी बेहद अपमानजनक तरीके से। नोएडा से बुलंदशहर अंतिम संस्कार में शरीक होने जा रहे एक परिवार की महिला और उसकी 14 साल की बेटी के साथ बुलंदशहर में हाईवे पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। रात के वक्त कुछ बदमाशों ने परिवार पर हमला बोला और फिर महिला और लड़की से दुष्कर्म किया। ऐसे में भारत स्वाभिमान संघ ने राजमार्गों को सुरक्षित करने की मांग की है। हम सब हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं, कृपया राजमार्गों को सुरक्षित करो, राजमार्गों को सुरक्षित करो, हमें सुरक्षा दो, हम घर में चैन से सो सकें। हम टैक्स इसलिए देते हैं, हम टैक्स आपके हेलीकॉप्टर के लिए नहीं देते हैं, माफ कीजिएगा, हम आपकी लाल बत्ती की गाड़ियों के लिए टैक्स नहीं देते हैं। वो आपको अपने काम करने के लिए सुविधा मिली है, तो भाई मेरे कुछ तो काम करो। बुलंदशहर गैंगरेप मामले पर सियासत तो खूब हुई, पीड़ित परिवार से मिलने राजनेता भी पहुंचे। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल ने अपने अपने तरीके से सियासी रोटियां भी सेंकी, लेकिन उस परिवार का दर्द किसी ने समझने की कोशिश नहीं की जिसके साथ हैवानियत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। 23 जायके में नमक आपने पहले कभी सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर ये नमक है क्या, सात समंदर पार में भी इसकी डिमांड क्यों है। नैनीताल के एक गांव में 23 अलग अलग फ्लेवर में नमक बनाने की शुभ शुरुआत की गई है और इस महिला ने औषधीय गुण और लाजवाब स्वाद की वजह से देश ही नहीं अमेरिका के लोग भी उस जायकेदार नमक के दीवाने हैं। नमक में ऐसा क्या है, देखिए रिपोर्ट। नैनीताल अल्मोड़ा की सीमा से सटा काकड़ी घाट गांव। दिखने में ये गांव आम गांव ही है, लेकिन पहाड़ी पिसी नूर यानी जायकेदार नमक इस गांव की पहचान बन चुका है। सिलबट्टे पर पीसे जा रहे हिमालयन फ्लेवर्ड नमक के देश ही नहीं अमेरिका के लोग भी दीवाने हैं। नमक भी एक दो तरह का नहीं, पूरे 23 फ्लेवर में उपलब्ध है। पहले मैं अकेली थी यहाँ पर, इतना सारा अपने ही सर पे, अपने ही उससे करा था यहाँ पर अपनी हिम्मत से। फिर मैंने 2-3 महिलाएं और रखी, फिर हमारा काम थोड़ा आगे बढ़ा, फिर 2-3 महिलाएं और रखी, तो अब होते होते हम 25-30 महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। दीपा ने साल 2013 में फ्लेवर्ड नमक बनाने की शुरुआत की थी। इस स्वरोजगार योजना से काकड़ी घाट गाँव की कई महिलाएं जुड़ी। शुरू में नमक की डिमांड बहुत कम थी, लेकिन दीपा ने हार नहीं मानी क्योंकि नमक के जायके पर उसे पूरा भरोसा था। धीरे धीरे जायकेदार नमक को जिसने भी चखा वो इस नमक का गुलाम होकर रह गया। इस नमक में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। डायबिटीज के मरीज के लिए असली नमक को फायदेमंद माना जाता है। पेट की गड़बड़ी वाले मरीजों को अजवाइन, हींग खाने की सलाह दी जाती है। ये लोग अलसी का इस्तेमाल करते हैं नमक बनाने के लिए, जो कि अभी तक ये सुना जाता है और कहा जाता है, कई बार हमने देखा भी है कि ये लोग डायबिटीज़ में बहुत अच्छा इसका एक पार्ट प्ले होता है। तो मैं समझता हूँ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक बहुत अच्छा कदम है इन लोगों का। हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, पिसी मिर्च, अदरक, करी पत्ता और मिक्स गार्लिक नमक की काफी डिमांड है। अब इस स्वरोजगार योजना से दीपा के अलावा दर्जनों महिलाओं का परिवार फल फूल रहा है। राजू पांडे, जी मीडिया, नैनीताल। गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।